एवरीवन, दिस इज़ विशाल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम आपके लिए लेकर आए पीजीटी हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर बुलेट पॉइंट की सेकंड वीडियो। तो देखते हैं आज का अपना पहला पॉइंट। वह स्थान जहां ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता था उसे अभिलेखागार कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। वह नाविक जिसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अंटार्कटिक महासागर को पार किया था, कौन थे? तो क्रिस्टोफर कोलंबस। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि अशोक के अधिकतर अभिलेख लिखे गए हैं तो किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। आपको ये भी पता होनी चाहिए कि अशोक के अभिलेख मुख्यतः 4 लिपियों में लिखे गए हैं, ब्राह्मी, खगोष्ठी, ग्रीक और आर्मेकी लिपि में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो क्या किए जाते थे? अभिलेख और प्रशस्तियाँ। ये बात भी आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है भरत लोगों का एक समूह या कबीला जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। वो कहाँ निवास करते थे? तो वे उत्तर पश्चिम भारत में निवास करते थे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन अथवा लेखा जोखा है। या कथन किसका है? तो यह कथन प्रोफेसर घाटे का है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल कौन थे? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम। और अगर सन की बात करें तो 1861। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शाहनामा लिखी गई थी किसके द्वारा? तो फिरदौसी के द्वारा। अगर हम अजंता की गुफाओं की बात करें तो ये कहाँ स्थित हैं? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब आपको हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर जवाब देना है कि अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण किस राजवंश के शासकों के द्वारा किया गया था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब लिखित स्रोत उपलब्ध होने लगे तथा उनको पढ़ा जाने लगा, ये बात भी आपको नोट कर लेनी है जो यहाँ नहीं दे रखी है कि जब लिखित स्रोत उपलब्ध होने लगे, उनको पढ़ा जाने लगा और समझा जाने लगा तो उसे क्या कहा गया? इतिहास कहा गया। और अगर इतिहास की बात करें तो उसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। किसमें किसमें? प्राक ऐतिहासिक, जिसे प्राग ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, फिर आदि ऐतिहासिक और फिर आता है ऐतिहासिक काल। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एक रोम विद्वान जिसने भारत के रोम साम्राज्य के साथ व्यापार का उल्लेख किया है तो वो कौन था? वो थे प्लिनी। और प्लिनी ने जो पुस्तक लिखी थी उसका क्या नाम है? नेचुरल हिस्ट्री। अगर हम बात करें कि इतिहास के पिता कौन थे तो उनका क्या नाम था? उनका नाम था हेरोडोटस। और उन्होंने क्या लिखी थी? तो उन्होंने लिखी थी नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक। अगर हम प्लिनी की बात करें तो उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो प्लिनी ने जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। कई बार पूछा गया है कि इतिहास के पिता की पुस्तक का क्या नाम है? तो उनकी पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्टोरिका। और प्लिनी की पुस्तक का क्या नाम है? तो नेचुरल हिस्ट्री। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं और उसको कहीं पर नोट कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट? कि भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। वह समस्याएं क्या हैं? तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या समस्याएं हैं वो? क्योंकि यह संकल्पना पश्चिमी देशों के इतिहास लेखन से ली गई है। यह इसकी सबसे बड़ी समस्या है। आपको पता है कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। किसमें किसमें? प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक या आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आदिवासी लोग या जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। वर्तमान में इतिहासकार आदिवासियों का इतिहास किस प्रकार लिखते हैं? तो उनका जब भी पूछा जाए कि जनजातियों या आदिवासियों का जो इतिहास है वो कैसे लिखा जाता है, तो वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके इतिहासकारों के द्वारा उनके इतिहास को लिखा जाता है। हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ऐतिहासिक काल वह है, कौन सा है ऐतिहासिक काल? जिसके अंतर्गत हमें अतीत की स्मृतियाँ शेष मिलती हैं और साथ ही साथ अवशेष मिलते हैं। वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? ऐतिहासिक काल के अंतर्गत
आते हैं। अब हम अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हर किसी को पता होगा। क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है वह क्या है, तो उसे कॉमन एरा भी कहते हैं या BCE के नाम से भी इसको जाना जाता है। पहले इसे BC कहते थे, अब इसे BCE या कॉमन एरा के तौर पर भी जाना जाता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है या वह साहित्य जिसके द्वारा प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानकारी बेहतर ढंग से मिलती है, तो वो क्या होगा ये आपको बताना है। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो होगा हमारा संस्कृत साहित्य। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं इंडिका की। तो इंडिका के बारे में आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि इंडिका की रचना मेगास्थनीज के द्वारा की गई थी, जो कि सेलुकस का एक दूत था। सेलुकस कौन थे, तो आपको पता है कि सिकंदर का जो है सेनापति था। और ये अगर हम मेगास्थनीज की बात करें तो ये किसके राज दरबार में थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में थे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं और उसे बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ज्ञानी कवि विद्वान व्यक्तियों द्वारा या उनके दरबारियों द्वारा क्या लिखा जाता था, आपको ये बताना है। तो उनके द्वारा क्या लिखी जाती थी, उनके द्वारा अगर हम बात करें तो प्रशस्तियाँ उनके द्वारा क्या लिखी जाती थी, तो उनके द्वारा प्रशस्तियाँ लिखी जाती थी। अभी हमने बताया था जो कठोर पत्थरों पर या धातु की सतहों पर लिखवाए जाते थे तो उन्हें हम लोग अभिलेख भी कहते थे, और उसी प्रकार प्रशस्तियाँ हैं उनको भी लिखवाया जाता था। तो ये बात भी आपको दिमाग में बैठा लेनी है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि शासक या राजा की उपाधियों या उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है। अभी देखिए हमने आपको बताया था कि अगर हम प्रशस्तियों की बात करें तो ये प्रशस्तियाँ जो हैं वो मुख्यतः जो उनके दरबारी होते थे, कवि होते थे या विद्वान होते थे, वो अपने राजा की प्रशंसाओं में, उनकी उपलब्धियों के वर्णन में लिखवाते थे। तो सिंपल है कि शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था किसमें, तो प्रशस्ति में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं और उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको सही ढंग से दिखाई दे। हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो अगर हम बात करें हिंद यूनानी शासकों के बारे में जो हमें सबसे सटीक जानकारी मिलती है वो सिक्कों से मिलती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि वह भारतीय साहित्य धरोहर जिसका अर्थ गुरु के समीप जाकर बैठना, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जब आप वैदिक काल को पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत डीपली पढ़नी होंगी, तो आपको इसको बहुत ध्यान से समझते हुए चलना है कि वह भारतीय साहित्य धरोहर जिसका अर्थ है गुरु के पास जाकर या समीप जाकर बैठना, तो उसे क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। और उपनिषद को ही हम वेदांत के तौर पर जानते हैं। इनकी संख्या 108 होती। अब आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है कि वेदांग की संख्या कितनी होती। वेदांत की तो मैंने बता दी, आपको वेदांग की संख्या बतानी है कि कितनी होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं उसको भी आपको बहुत अच्छे ढंग से समझना है कि सन 2012 को किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो हम लोग सन 2012 को AD 2012 भी लिख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब हम पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे और बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग के त्रियुग्मी विभाजन किया गया। तो किसने किया था, तो थॉमसन ने किया था। कई बार पूछा गया है पेपर में किसने किया था, तो थॉमसन ने किया था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिलते हैं। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो आपको पता होना चाहिए आदमगढ़ से मिले। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि किस
स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। जब हम हड़प्पा संस्कृति की बात करेंगे तो ये बात हो रही है 2500 BC की, लेकिन हमें उससे पहली वाली संस्कृति की भी हम बात कर रहे हैं। हम किसकी? पाषाण संस्कृति की बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पाषाण काल आता है। और पाषाण काल में आपको पता है कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। और अगर हम पुरा पाषाण काल की बात करें तो उसको भी 3 भागों में विभक्त किया गया है। किसमें? निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो आपको बताना है कि किस पुरा स्थल में पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति के अवशेष मिले। तो वो क्या है? मेहरगढ़। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मेहरगढ़ वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। कहाँ से जो है लोहे के प्रचलन या चलन के जो है प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? तो अंतरजी खेड़ा से मिले हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह या किस तरफ रखकर दफनाते थे? किस दिशा में? ये 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में, इसको कहीं नोट कर लें। किस तरफ रखकर दफनाते थे मृत के शरीर को फर्श में? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। किस दिशा में? उत्तर से दक्षिण की ओर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? तो सबसे पहले मानव ने किसका प्रयोग किया था? जौ का। और जौ के बाद अगर किसका किया था? आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है कि मानव ने जौ के बाद किस अनाज का प्रयोग किया था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी। जो खाद्यान्न वाली चीज़ें हैं या जो कृषि का प्रारंभ है वो सर्वप्रथम कब हुआ था? तो जो कृषि का प्रारंभ है सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। जबकि अगर हम पशुपालन की बात करें तो आपको बताना है कि पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था। आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताएं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि पहिए का आविष्कार मनुष्यों के द्वारा कब किया गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, कहाँ हुआ था? ये तो आपको यहीं पर मिल गया। कहाँ? तो मध्य पाषाण काल में। तो अब आपको एक और सवाल बताना है कि मनुष्यों को जो है आग की जानकारी किस समय से थी और उन्होंने आग का प्रयोग किस काल में करना सीखा। ये दोनों बातें आपको बतानी है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं और उसे बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। अब यहाँ पर दे रखा है मेहरगढ़। तो मैं एक सवाल आपसे और पूछूंगा, आपको बताना है। अब वह स्थान बताइए जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्राचीनतम धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। आपको ये कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है वह स्थान जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में है जिसमें सबसे प्राचीनतम धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो नर्मदा घाटी से। अब आपको इसको और एक स्टेप आगे बढ़ाना और बताना है नर्मदा घाटी के कौन से स्थल से मिले हैं। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं किसको चालकोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने सुना होगा माइक्रोलिथिक, उसी प्रकार आपको ये बताना है कि जो माइक्रोलिथिक है उसको किस नाम से किस और अन्य नाम से जाना जाता है। जैसे इसमें पूछा गया है कि किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो वैसे आपको बताना है किसको माइक्रोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो अगर हम चालकोलिथिक युग की बात करें तो इसको ताम्र पाषाण युग के तौर पर भी जाना जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं और देखते हैं सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। कौन सा हड़प्पी नगर 3 विभागों में या 3 भागों में विभक्त है। तो इसका
इसको हम धौलावीरा के तौर पर जानते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि तांबे का जो रथ है वो हड़प्पा काल के किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो दाहिमाबाद से। ये आपको बात याद होनी चाहिए। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपको बताना है कि मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है। तो आप सभी को पता है कि मोहनजोदाड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। हड़प्पा का एक प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल था। किस पशु का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों तथा टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण में नहीं हुआ है। किस पशु का हड़प्पा संस्कृति में मोहरों और टेराकोटा की कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ या वो पाई नहीं गई हैं, तो कौन सा पशु है, वो गाय है। अब आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है कि ऋग्वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थित भारत यूनानी राज्य था, तो कौन था, बैक्ट्रिया। ये 2 बार एग्जाम में पूछा गया, इम्पॉर्टेंट है, कहीं भी आप नोट कर ले। बैक्ट्रिया से रिलेटेड कई सवाल पूछे जाते हैं। कई बार सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में जो उत्तरी अफगानिस्तान में स्थित भारत यूनानी राज्य था वो कौन था, तो वो था बैक्ट्रिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं और उसको भी बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य, सबसे पहले चांदी की जो उपलब्धता है उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो हड़प्पा संस्कृति में उसके सबसे पहले साक्ष्य पाए गए हैं। अब आपको वह स्थल बताना है या वह जगह बताना है जहाँ से चांदी की उपलब्धता के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें कि स्थापित सिंधु सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थीं, कौन कौन सी थीं, तो मुख्यतः हमको 3 नदियों के नाम ध्यान रखने हैं। कौन कौन से, सिंधु, चेनाब और झेलम। अब आपको एक बात और बतानी है, अगर हम सिंधु सभ्यता की बात करें तो आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता या अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो ऐसा कौन सा स्थल था जहाँ से घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं और उसे बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। तो गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है, तो कहाँ से मिला है, लहुरा देव से। अब आपको ये बताना है कि कितने प्राचीनतम है ये, इसके समय को आपको बताना है कि कितने वर्षों पुराना है ये स्थल, इसके बारे में आपको बताना है कि जो गंगा की घाटी में धान की खेती के जो प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं उसका टाइम पीरियड क्या था। स्थान तो आपको पता चल गया कहाँ से मिले हैं, लहुरा देव से मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलाकृत स्थापत्य के मुंह से निकल गया। हड़प्पा की जो संस्कृति है उसमें जो शैलाकृत स्थल के प्रमाण हैं, साक्ष्य हैं, वो कहाँ से मिले हैं, तो वो धौलावीरा से मिले हैं। अब आपको कमेंट सेक्शन में एक चीज़ और जाकर बतानी है कि जो हड़प्पन संस्कृति थी उसमें आपको सबसे पहले कहाँ पर जो है चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, वो भी आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि सिंधु घाटी की विकसित अवस्था में किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, तो ये सभी को पता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। कहाँ मिले हैं, तो मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। अब आपको ये बताना है कि जो मोहनजोदाड़ो है वहाँ की जो सबसे बड़ी इमारत थी उसको किस तौर पर जाना जाता है या उसका क्या नाम है, आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो सिंधु घाटी का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है, तो कौन सा है, हड़प्पा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आपको इसको ऑप्शन के हिसाब से चुनना पड़ेगा क्योंकि और भी 1-2 स्थान ऐसे हैं जो वहाँ पर हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर आपको जो ऑप्शन दिए हैं उसमें जो सबसे राइट ऑप्शन है वो आपको चुनना होगा। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है, तो आपको ये बात बतानी है
कि जो भारत और रोम के बीच जो घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना है वो किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई से मिलती है? तो अरिकमेंडू की खुदाई से मिलती है। किस बात की मिलती है? कि ईसा पूर्व जो प्रारंभिक शताब्दी है उसमें भारत और रोम के बीच बहुत मजबूत और बहुत घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। ये कई बार पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है, नोट करें। नेक्स्ट पॉइंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर था वो क्या था? लोथल था। आपको ये भी बताना है, जो मैंने आपसे पूछा है, आपको बहुत ध्यान से सोच के समझ के उस प्रश्न का सवाल का या उस प्रश्न का जवाब देना है कि अगर हम बात करें कि कुत्ते के बाद जो मानव है उसने दूसरा जो पशु है उस किस पशु को अपना पालतू बनाया और किस जगह मानव ने सबसे पहले पशुपालन की प्रक्रिया को प्रारंभ किया, उस स्थान का नाम भी आपको बताना है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये प्रयास, आज का हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम आपके सभी टॉपिकों को जल्दी जल्दी कवर कर सकें, जिससे आप एक बेहतर स्कोर कर सको। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।